1760 की दुहाई में हिंदुस्तान का अमीर तरीन सूबा बंगाल, बहार समेत ईस्ट इंडिया कंपनी के शिकंजे में था। लेकिन इस वसी वाओ अरीज सूबे का इंतजाम चलाना उनके लिए मुश्किल साबित हो रहा था। बंगाली अवाम की नज़र में कंपनी के लोग गैरमुल्की हमला आवर और लुटेरा थे, और अवाम की नफरत जल्द ही बगावत में बदलने लगी। हत्ता के अंग्रेज़ों के कठपुतली हुक्मरान भी उनके खिलाफ खड़े हो गए। ईस्ट इंडिया कंपनी समझ गई थी कि अगर उसे हिंदुस्तान पर हुकूमत जारी रखनी है तो उसे कानूनी जुबाज यानी लीगल अथॉरिटी हासिल करना होगी। ये अथॉरिटी हिंदुस्तान में सिर्फ एक ही जगह से आ सकती थी, और वो जगह थी हिंदुस्तान के शहंशाह शाह आलम सानी का दरबार। लेकिन एक मुग़ल कमांडर उनके रास्ते की दीवार बन गया, और ये दीवार गिराने के लिए अंग्रेज़ों को बक्सर के मैदान में एक अहम जंग लड़ना पड़ी। अंग्रेज़ों ने 1757 में पलासी की जंग जीतने के बाद बंगाल में लौटमार शुरू कर दी थी। कहने को तो बंगाल का हुक्मरान नवाब मीर जाफ़र था, लेकिन वो महज नाम का नवाब था। बंगाल के असल हुक्मरान अंग्रेज़ थे जो इस खत्ते के तमाम वसाइल निचोड़ने में लगे हुए थे। इन्होंने बंगाल में 400 तिजारती चौकियां कायम कर ली थीं। ब्रिटिश ताजिर हर कस्म के टैक्स और कस्टम ड्यूटीज़ से आज़ाद थे। वो बंगाली अफसरों की तज़लील करते और मार्केट्स में अपने मुकाबिल बंगाली ताजिरों की दुकानें और गोदाम लौट लेते। कंपनी के हिंदुस्तानी सिपाही अंग्रेज़ ताजिरों के साथ मुख्तलिफ इलाक़ों में जाते थे। हर अमीर शख्स के घर का दरवाज़ा खटखटा कर उसे ज़बरदस्ती अंग्रेज़ों का सामान ख़रीदने पर मजबूर किया जाता। इनकार पर मारपीट और फायरिंग शुरू हो जाती। इस खली गुंडागर्दी ने बंगाल की मईशत को तबाह कर दिया। बंगाली ताजिरों और कारीगरों का काम ठप हो गया। टैक्स न मिलने से रियासती ख़जाना खाली हो गया। फ़ौजी और अफसर तनख्वाहों से महरूम हो गए। गुर्बत का ये आलम था कि एक अंग्रेज़ अफसर ने लिखा कि बंगाल में रियासती अफसरों का लिबास तक चैतड़ों में बदल चुका है। अंग्रेज़ी ज़बान में हिंदुस्तानी ज़ुबानों का पहला लफ्ज़ लॉट शामिल हुआ, जो उसी अंग्रेज़ी लॉट मार की वजह से शामिल हुआ था। लेकिन बंगाल में अंधी लॉट मचाने के बावजूद अंग्रेज़ मुतमईन नहीं थे। मीर जाफ़र ने कंपनी से बंगाल की हुकूमत के बदले में बहुत सी दौलत देने के वादे किए थे। यह रकम बंगाल पर कंपनी का कर्ज था, लेकिन मीर जाफ़र यह कर्ज भी अदा नहीं कर पा रहा था। अंग्रेज़ों ने यह सूरत हाल देखी तो जुलाई 1760 में मीर जाफ़र को हटाकर इसके दामाद मीर कासिम को मुर्शिदाबाद में बंगाल का नवाब बना दिया। मीर जाफ़र को कलकत्ता ले जाकर एक हवेली में कैद कर दिया गया। लेकिन अंग्रेज़ों ने मीर जाफ़र के तजर्बे से एक अहम सबक सीख लिया था कि बंगाल के नवाब को अवाम की नज़र में काबिल कबूल बनाना बहुत ज़रूरी है। मीर कासिम को लीगल अथॉरिटी दिलाने के लिए अंग्रेज़ों ने मुग़ल शहंशाह शाह आलम सानी से राब्ता किया। उस वक्त शाह आलम सानी बुध गया के करीब थे और मुसलसल शिकस्तों के बाद दरबदर थे। अंग्रेज़ों ने शाह आलम को पटना में ले जाकर एक तकरीब मुनक़्क़िद की, जहाँ मीर कासिम को मुग़ल गवर्नर के तौर पर तस्लीम करवाया गया। इस तकरीब में मुग़ल शहंशाह को प्रोटोकॉल दिया गया और मीर कासिम ने उनसे अपनी नवाबी की तौसीक़ हासिल की। ताहम मुग़ल शहंशाह दिल्ली वापस जाकर अपनी सल्तनत बहाल करना चाहते थे, लेकिन अंग्रेज़ों ने इन्हें दिल्ली ले जाने से इनकार कर दिया। मायूस होकर शाह आलम अवध चले गए, जहाँ इन्हें नवाब शुजा-उद-दौला ने खुश आमदीद कहा। दूसरी तरफ बंगाल में मीर कासिम अंग्रेज़ों के खिलाफ हो गया और उसने आज़ादी की जंग का आगाज़ किया, जिसने हिंदुस्तान में अंग्रेज़ों के इक़्तिदार को तबाही के दहाने पर पहुंचा दिया। दौसतु मीर कासिम कहने को तो अंग्रेज़ों के ही मुहरे थे, मगर इन्हें हुकूमती मामलात में कंपनी की मदाखलत और ब्रिटिश ताजरों की लौटमार बिल्कुल पसंद नहीं थी। नवाब बनते ही इन्होंने अपना दारुल हुकूमत मुर्शिदाबाद से 300 किलोमीटर दूर एक पुराने मुग़ल किले मोनगीर में शिफ्ट कर दिया। इस तरह वो ब्रिटिश अफसरों से दूर रहकर बंगाल को आज़ादाना गवर्न करने की कोशिश कर रहे थे। इन्होंने कलकत्ता के गवर्नर को ख़ुतूत लिखकर कहा कि कंपनी लौटमार बंद करे, लेकिन अंग्रेज़ कहाँ मानने वाले थे। उनकी लौटमार जारी रही। मजबूरा मीर कासिम को खुद एक्शन लेना पड़ा। नवाब के हुक्म पर बंगाली फ़ौज ने अंग्रेज़ों की कश्तियों और तिजारती माल ज़ब्त करना शुरू कर दिया। कंपनी के हिंदुस्तानी सिपाही जब ये ज़ब्त शुदा माल वापस लेने आते तो बंगाली फ़ौजी उन पर गोलियां चलाते। मीर कासिम ने पटना फैक्ट्री के अंग्रेज़ इंचार्ज वली मेलिस समेत बहुत से अंग्रेज़ों को कैदी भी बना लिया। उसका बदला लेने के लिए कलकत्ता में ब्रिटिश अथॉरिटीज़ ने नवाब के खिलाफ ऐलान जंग कर दिया। ब्रिटिश फोर्सेस ने पेशकदमी करके मुर्शिदाबाद पर कब्ज़ा कर लिया और मीर जाफ़र को दोबारा नवाब डिक्लेयर कर दिया गया। इसके बाद इन्होंने अदूनाला के मकाम पर बंगाली फोर्सेस को फैसलाकुन शिकस्त दी। इस लड़ाई में 15,000 बंगाली मारे गए। मीर कासिम को मोनगीर में इस शिकस्त की खबर मिली तो इन्होंने अपनी कैद में 45 अंग्रेज़ों को कत्ल कर दिया।
इसके बाद अपनी बची खच्ची फौज और फैमिली को साथ लिया और अवध चले आए। यहाँ मेहमान शहंशाह शाह आलम सानी और नवाब शुजा-उद-दौला ने मीर कासिम को वेलकम किया। यहाँ से अंग्रेज़ों के खिलाफ मुज़ाहमत की कमान पानीपत के वेटरन कमांडर शुजा-उद-दौला ने संभाल ली। इन्होंने कलकत्ता के ब्रिटिश गवर्नर को धमकी आमेज़ ख़त लिखा। इन्होंने कहा, तुम लोग एहसान फरामोश गैरमुल्की हो। तुमने जायज़ लेजिटिमेट मुग़ल निज़ाम हुकूमत से बगावत की है और इसके कुछ हिस्सों पर कासबाना कब्ज़ा कर लिया है। ये इलाक़े वापस कर दो और हमारे हुकूमती मुआमलात में मदाखलत बंद कर दो। अपने असली काम यानी तिजारत की तरफ लौट जाओ, वरना लड़ने के लिए तैयार हो जाओ। कंपनी ने इस ख़त के जवाब में मेजर हेक्टर मिनरो की कमान में फ़ौज रवाना कर दी। ये आर पार की लड़ाई थी जिसमें फैसला होना था कि ईस्ट इंडिया कंपनी का धरम तख्ता होगा या मुग़ल एम्पायर का रहा सुहा भरम भी ख़त्म हो जाएगा। शुजा-उद-दौला ने अंग्रेज़ों से जंग के लिए मुख्तलिफ अंदाज़ों के मुताबिक 40,000 से 1.5 लाख तक का मुग़ल लश्कर तैयार किया। इसमें 6,000 हिंदू नागा सिपाही भी शामिल थे। ये सिपाही बेलिबास लड़ते थे, बिल्कुल निंगधड़ंग। इन्होंने अपने जिस्म पर राख मिल रखी थी और डंडे उनका हथियार थे। इस फ़ौज के साथ इन्होंने पटना से 130 किलोमीटर दूर दरियाए गंगा के किनारे बक्सर के किले में कैंप लगा लिया। बक्सर में अंग्रेज़ों से लड़ाई से पहले एक छोटा सा वाक़या ये हवा कि मीर कासिम से शुजा-उद-दौला के इख्तिलाफ़ात संगीन हो गए। इतने संगीन कि इन्होंने साबिक़ नवाब ऑफ बंगाल को कैद कर दिया और उनके पास जो कुछ भी था इसे ज़ब्त कर लिया। इसके बाद नवाब वज़ीर अंग्रेज़ों से फ़ैसला किन लड़ाई की तैयारियों में लग गए। 22 अक्टूबर के रोज़ मेजर हेक्टर मिनरो की कमान में ब्रिटिश आर्मी बक्सर किले के करीब पहुंच चुकी थी। ये कल मिलाकर 7,000 जवान और अफसर थे। अगले रोज़ अक्टूबर 23 को जंग शुरू हो गई। लड़ाई के शुरू में शुजा-उद-दौला का पलड़ा भारी रहा। ख़ास तौर पर नागा सिपाही बहुत दलेरी से लड़े। एक मौका पर मुग़ल घुड़सवार दस्ते ब्रिटिश सफ़ों को रोंदते हुए उनके कैंप तक जा पहुँचे और लूटना शुरू कर दिया। बाकी बरतानवी फ़ौज मुग़ल तोपों की शदीद बमबारी का निशाना बन रही थी। यूं लग रहा था कि अंग्रेज़ों को शिकस्त हो गई है। हत्ता कि ब्रिटिश कमांडर हेक्टर मिनरो ने भी ज़हनी तौर पर हार मान ली थी। इसने मैदान जंग के करीब ही दरियाए गंगा किनारे मौजूद अपनी कश्तियों को भी हुक्म दे दिया कि वो आगे आएं और इसकी फ़ौज को पटना की तरफ ले जाएं। लेकिन ये कश्तियाँ कुछ देर से बरतानवी फ़ौज तक पहुंचीं और इतनी ही देर में बाजी पलट गई। वो इस तरह कि शुजा-उद-दौला ने अपनी यकीनी फ़तह को देखते हुए दुश्मन का सफाया करने के बजाय फ़तह के नकारे बजवाना शुरू कर दिए। नकारों की आवाज़ें सुनकर बहुत से मुग़ल कमांडर्स अपनी पोजीशंस छोड़कर शुजा-उद-दौला को मुबारकबाद देने चले गए। कमांडर्स की गैरमौजूदगी में बाकी फ़ौज का डिसिप्लिन भी ख़राब हो गया और सिपाही अपनी सफ़ों से निकलकर इधर-इधर बिखरने लगे। किसी ने ख्याल नहीं किया कि दुश्मन अभी मैदान जंग में ही मौजूद है और मुग़लों को गाफिल देखकर वार कर सकता है। फिर हुआ भी यही। जब हेक्टर मिनरो ने दुश्मन की तवज्जो हटते हुए देखी तो अपने फ़ौजियों को पूरी ताकत से मुग़ल फ़ौज जिसका डिसिप्लिन टूट चुका था इस पर चढ़ाई का हुक्म दे दिया। डिसिप्लिनड ब्रिटिश फ़ौज ने तेज़ी से अटैक किया और कुछ ही देर में हिंदुस्तानी फ़ोर्सेस का बड़ा हिस्सा मैदान जंग से भागने लगा। शुजा-उद-दौला ने इन्हें रोकने की कोशिश की लेकिन नाकाम रहे। इस मौके पर हिंदू नागा लीडर अनूप गैरी ने शुजा-उद-दौला को समझाया। इन्होंने कहा, ये बेफ़ायदा मौत मरने का मौका नहीं है। हम इस शिकस्त का बदला किसी और दिन ले सकते हैं। अनूप गैरी के कहने पर अवध के नवाब ने दरियाए गंगा पर बना हुआ कश्तियों का पल पार किया और अपनी रियासत की तरफ फरार हो गए। नागा सिपाही इस वक्त तक अंग्रेज़ों को रोकते रहे जब तक शुजा-उद-दौला बचकर निकल नहीं गए। उनकी वापसी के बाद नागा सिपाही भी दरिया पार कर गए और अपने पीछे कश्तियों का पल तबाह कर दिया ताकि दुश्मन उनका फौरी पीछा ना कर सके। फिर ये सिपाही भी शुजा-उद-दौला से जा मिले।